नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं भारतीय जलवायु को लेकर और हमारी पहली क्लास में हमने ये देखा था कि जो जलवायु होती है उसका बेस क्या होता है, किस आधार पे हम तय करते हैं कि वहाँ किस जगह कौन सी जलवायु होगी। और हमने कहा कि कुछ लोग जो पहले हुआ करते थे, जिनको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, चाहे भूगोलवेत्ता कह दो, चाहे व्यापारी कह दो आप, क्योंकि व्यापारी भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते थे। और वैज्ञानिक होना व्यापारिक होना नहीं होता है, ठीक है, वो दोनों हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो हमने आपको कहा कि कुछ लोग हुआ करते थे पहले, जो लोग इधर उधर घूमते रहते थे और वो पता लगाते थे कि कहाँ पे मौसम कैसा है, कारण क्या है। क्योंकि उनको व्यापार करना होता था, एक जगह से दूसरी जगह पर वस्तुओं को पहुंचाना होता था, या कुछ सभ्यताएं होती होगी पहले, जो सभ्यताएं ठंड के मौसम में कहीं और बसा करती थी या गर्मी के मौसम में कहीं और चली जाती होगी। तो इस तरह की सभ्यताएं जो पहले हुआ करती थी, उन लोगों ने हर एक चीज को परखा, समझा, और फिर हमारे लिए जो वर्ल्ड का मैप है ये काफी बार बनाया गया, अलग अलग प्रकार से वर्ल्ड का मैप बनाया गया। कभी पृथ्वी को सीधी बता दी गई, कभी पृथ्वी को गोल बताया गया, कभी पृथ्वी को त्रिकोण बताया गया। तो अलग अलग तरीके से हर एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से सारी चीजों को समेटा, सामने रखा। उसी तरह जो मौसम है, जो विविधताओं भरा जो मौसम है, जो डाइवर्सिटीज जिसको हम बोलते हैं, यही मौसम और काफी महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। कल एक छोटी सी गलती हुई थी हमसे और क्वेश्चन भी आ गया है ये कि जब शीतोष्ण है तो उपोष्ण कहाँ पे चला गया। तो हम आपको 1 मिनट में इस चीज को समझा देते हैं, वापस रिवाइज करा देते हैं, फिर हम हमारी क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। समझना इस चीज को कि हमने कल एक गोला बनाया था पृथ्वी का। हमने कहा था कि अंडाकार पृथ्वी है लेकिन थोड़ी गोल है, लेकिन हमने ऐसे इसलिए बनाई ताकि हम आपको कटिबंध जो है समझा सके। अब समझना, हमने कहा कि दो ध्रुव बनाने की हमको आवश्यकता पड़ी थी, दो ध्रुव बनाने की हमको आवश्यकता पड़ी थी। कारण था कि दोनों ध्रुवों के बाद हम पृथ्वी को बीचों बीच से रख सके, बीचों बीच में एक लाइन खींच सके। हमने बीचों बीच में एक लाइन खींच दी और इसको 0 डिग्री लाइन नाम दे दिया। किस आधार पे खींची गई? या तो हमने इस लाइन को अक्षांशीय और देशांतीय रेखाएं खींचने के लिए खींची गई कि एक लाइन हम खींच दे बीचों बीच, उसके बाद हम काफी सारी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींच सकते हैं। या फिर हमने सूर्य की स्थिति के आधार पे कि सूर्य में जो रोशनी सबसे ज्यादा, किरणें जो सबसे ज्यादा पड़ रही है, सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ रही है वो कहाँ पे पड़ रही है, तो इस 0 डिग्री लाइन पर पड़ रही है। तो हमने इस आधार पे भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा होगा। अब ध्यान रखना है, जो रेखा हमने खींची है यही रेखा पीछे की तरफ भी है। पृथ्वी गोल है तो जैसे कि मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, तो हमने रेखा खींची, जो आपको बस ये हिस्सा दिख रहा है, बस यही हिस्सा दिख रहा है, लेकिन ये लाइन पीछे भी है, ये भी है। मतलब जो ये लाइन लाइन आपको दिख रही है 360 डिग्री पर है। कितनी डिग्री पे? 360 डिग्री पे। मतलब जब आप डी को रखोगे तो 180 डिग्री तो ये हो जाए, सीधी लाइन जो होती है 180 डिग्री होती है, और 180 डिग्री पीछे है, तो 360 डिग्री पे ये रेखा खींची गई है। तो 0 डिग्री जो रेखा है ये 360 डिग्री पे है। तो यहाँ पे देखो, हमने जरा सी रिवाइज की तो एक पॉइंट और निकल के आ गया। जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी घूमती है तो 12 घंटे इस जगह पे दिन आपको हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा सूर्य की किरणें पड़ेगी, हमेशा यहाँ पे धूप रहेगी, वर्ष भर रहेगी, कभी कम नहीं हो सकती, वर्ष भर रहेगी। दिन छोटा भी होगा तो आधा घंटा छोटा हो जाएगा या उससे ज्यादा छोटा नहीं होगा, ठीक है, ऐसी स्थिति बनती है। तो ये जो 0 डिग्री है यहाँ पे वर्ष भर धूप रहेगी। तो 12 घंटे का एवरेज हम दिन मान सकते हैं और 12 घंटे की हम एवरेज रात मान सकते हैं। तो यहाँ पे 12 घंटे का दिन रहेगा और 12 घंटे की रात रहेगी। हमने कल यही चीज पे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि ये जो जलवायु होती है यहाँ पे, ये होती है उष्ण जलवायु। उष्ण का मतलब होता है उन्नी जलवायु, गर्म जलवायु, जहाँ पे गर्मी हमेशा रहती है। ये उष्ण हो गई। फिर हमने भारत की जो जलवायु थी आपको शीतोष्ण कह दिया गया। होता है क्या है कि यहाँ से लगा के 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक जो जलवायु होती है वो उष्ण ही होती है। और यहाँ पे भी 23.5 डिग्री तक जो जलवायु होती है वो उष्ण ही होती है, उन्नी जलवायु ही होती है। उसके बाद 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक, और यहाँ पे भी 66.5 डिग्री तक जो जलवायु होती है उसको हम शीतोष्ण जलवायु कहते हैं, शीतोष्ण जलवायु। और मोटे तौर पे इसी को बांटा जाता है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए थे कल। अब समझना, यहाँ पे उष्ण के बाद हमने डायरेक्ट इसको शीतोष्ण कहा है, हमने इसको उपोष्ण नहीं कहा है। कारण क्या है? हमने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि जो भारत की जलवायु है वो उष्ण जलवायु है।
कैसे जलवायु है? उष्ण जलवायु है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री के बाद तो जलवायु शीतोष्ण हो जानी चाहिए ना। लेकिन भारत की जलवायु हमेशा शीतोष्ण नहीं रहती है। भारत की जलवायु उष्ण ही रहती है। और इस जलवायु को अगर हम विश्व के आधार पर देखेंगे तो भारत की जलवायु को क्या कहा जाएगा? उष्ण जलवायु ही कहा जाएगा। ठीक है। अब जिन लोगों ने भारत की जलवायु को उष्ण कह दिया कि हिमालय आ रहा है, समुद्र आ रहे हैं, तो भारत की जलवायु तो हमेशा गर्मी रहेगी। ठंडी हवाएं आने वाली मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है, कुल मिला के इधर से जो ठंडी हवाएं आती है, हिमालय के आ जाने के कारण यहाँ पे हवाएं नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। तो उन्होंने कह दिया साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं हैं वो हवाएं भी भारत में नहीं पहुंच पाएगी। इसके कारण भारत में ठंड तो पड़ेगी नहीं। भारत में ठंड नहीं पड़ेगी तो भारत की जलवायु को क्या कह देते हैं? उष्ण कह देते हैं। और लिख दिया गया हो भारत की जलवायु उष्ण है। लेकिन समझो, जब यही लोग भारत में आए, यही यही हम बताएंगे भी, मैं पर्सन था जो भी, ठीक है, उसने कहा था जो भी लोग भारत में आए देखने के लिए कि भारत की जलवायु वास्तव में उन्नी है या कुछ है, यहाँ पर आए तब उनको पता चला कि तो पूरे विश्व की जलवायु लेके बैठा है भारत तो हमारा। देखो, बर्फ पड़ रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, जो पश्चिमी तट है हमेशा नमी रहती है, हमेशा पानी रहता है। जो पठारी क्षेत्र है मॉडरेट है, सम है, यहाँ पे हर एक चीज होती है। मरुस्थल है, सबसे ज्यादा गर्मी। मासिंगराम पहाड़ियाँ, सबसे ज्यादा बारिश। इतनी बारिश दुनिया में नहीं होती जितनी बारिश यहाँ पे हो रही है हमारे। तो बताओ भारत के अंदर कौन सी जलवायु नहीं है? तो सिर्फ उष्ण जलवायु कह देना भारत के लिए, हमने कहा था कि गलत है। लेकिन भारत की जलवायु को उष्ण बता रखा है। लेकिन दूसरी चीज, 23.5 डिग्री के बाद तो शीतोष्ण हो रहा है ना, लेकिन फिर भी भारत की जलवायु को उष्ण बताया गया। कारण अभी हम समझेंगे। अब हम हमारा जो कंफ्यूजन हुआ ये हुआ, एक लाइन और खींचनी थी हमने, उसको आपको नहीं बताया हम, क्योंकि भारत की जलवायु में उपोष्ण जलवायु नहीं बताया गया, इसलिए आप कंफ्यूज होते, इसलिए हमने नहीं बताया। अब देखना यहाँ पे 35.5 डिग्री कह दो या 35.5 डिग्री कह दो या 35.5 डिग्री कह दो, दोनों ही सही है। ठीक, 35 डिग्री या 35.5 डिग्री, यहां तक की जलवायु को हम उपोष्ण जलवायु कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी उपोष्ण जलवायु कह सकते हैं। उपोष्ण कह दो या उपोष्ण कह दो, दोनों ही सही है। यहाँ की जलवायु मतलब 35 डिग्री या 35.5 डिग्री तक की जलवायु को, लेकिन मोटे तौर पे 66.5 डिग्री रखा जाता है। और भारत की जो जलवायु है उसको उष्ण कहा जाता है। एक बार इसको बना लेना। सबसे ऊपर है शीत जलवायु, जहाँ पे बर्फीला स्थान है, रातें या तो रातें हुई होती है, दिन काफी छोटे होते हैं, होते भी होंगे तो। उसके बाद शीतोष्ण जलवायु हो जाएगी, जहाँ पे दिन बड़े होने लगते हैं, रातें तो बड़ी होती है लेकिन पहले जो दिन हुआ करते थे वो दिन थोड़े बड़े होने लगते हैं। फिर उपोष्ण जलवायु जैसे ही आती है तो दिन भी बड़े होते हैं, रातें भी बड़ी होती है, समान होने लगता है चीजें। लेकिन जब उष्ण जलवायु आती है तो बराबर हो जाते हैं, दिन भी 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे की, ऐसा ही चलने लग जाता है। यही उत्तर में होता है, यही पश्चिम में होता है। तो जो लोग घूमते फिर रहे थे व्यापारी थे, व्यापारियों का काम ही है, देखो ये सबसे बड़ी चीज तो, कि जो नावें लेके समुद्रों पार निकल जाते थे कि यहाँ व्यापार करना है, यहाँ व्यापार करना है, उन सबको पता होता है कि कहाँ पे कैसी जलवायु किस वक्त होगी, उन सबने अंदाजा लगा लिया होता है। पहले कोई ऐसी वैज्ञानिक विज्ञान नहीं थी, ऐसा कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे। तो आपको पता है 1600 में 1700 में सारी चीजों की शुरुआत हुई। समाज शास्त्र बाद बाद में आया, विज्ञान बाद में आई, दर्शन शास्त्र पहले पुरानी चीजें चल रही थी, बाकी मनोविज्ञान भी बाद में आया, तो उस हिसाब से चल रहा था। तो ये जो व्यापारी थे, इन लोगों को पता था कि कहाँ पे कैसी जलवायु है, तो इन जो लाइनें खींचने का काम है ये इन लोगों के द्वारा ही किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको उतार लेना, फिर हम आज की हमारी क्लास पे आते हैं। हमने कल जो देखा था, ठीक है, भारत का जो ये आखिरी हिस्सा है इसको हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ तक। ये आपको पता होना चाहिए, जलवायु जब भी पढ़ रहे हो ना तो ये चीज पता होनी चाहिए कि 8 डिग्री 4 मिनट क्या है। तो भारत का जो अक्षांश स्थिति है, भारत की अक्षांश स्थिति 0 डिग्री ये है। इस 0 डिग्री के बाद लगभग 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पर भारत की स्थिति है। अगर भारत की स्थिति इस जगह में होती तो भारत के अंदर कह सकते थे कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण जलवायु है, क्योंकि 0 डिग्री पे स्थिति है। लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट पे भारत है, मतलब 8 डिग्री ऊपर है। उसके बाद भारत की बीचों बीच की स्थिति अगर हम देखना चाहें तो वो हमको पता चलती है 23.5 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और जब यहाँ पे हम पहुंचते हैं भारत के आखिरी छोर पे लद्दाख के अंदर, तब हमको पता चलता है कि भारत की जो यहाँ पे स्थिति है वो है 37 डिग्री
6 मिनट। ठीक है, ये क्लियर है आपका। कल इस पे हमने बात कर ली थी और ये भी हमने कल देख लिया था। अब देखो, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट और ये बस भारत की जलवायु इन्हीं के बीच में है। और जलवायु की बात भी इन्हीं को लेकर करनी है। ठंड के मौसम में यहाँ पे बारिश भी होती है। 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर की बात है। कर्क रेखा सबसे ज्यादा धूप कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की स्थिति यहाँ तक की होती है, तो ये सबसे ज्यादा धूप यहाँ पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये मरुस्थलीय इलाका है कहाँ पे? इसके और इसके बीच में है। तो जलवायु की जितनी भी बात भारत के लिए की जाएगी वो 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ही की जाएगी। ये होता है रेखाओं का कमाल। अगर 37 डिग्री 6 मिनट देखो आप ध्यान से, 37 डिग्री 6 मिनट आ रहा है और हमने आपको बताया यहाँ पे 35 डिग्री या 35.5 डिग्री, मतलब जलवायु जो है भारत की वो शीतोष्ण होने लगी है यहाँ पे। और शीतोष्ण होने के कारण, ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे बर्फ ही बर्फ आपको मिलती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट काफी बड़े बन जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। 35 डिग्री तक ही। अब आप कह सकते हो कि भारत की जलवायु शीतोष्ण भी है, भारत की जलवायु उपोष्ण भी है, भारत की जलवायु उष्ण भी है, तीनों है। लेकिन हमको क्या बताया गया? भारत की जलवायु सिर्फ उष्ण है। लेकिन वही लोग जब भारत में आके देखेंगे तो वही लोग अपनी कॉपियों में कथन लिखेंगे कि भारत की जलवायु एक वचन में तो हो ही नहीं सकती, भारत की जलवायु तो बहुवचन में है, भारत में तो आर्द्रता भी है, तो भारत में शुष्कता भी है। उसी की बात है। अब आगे देखते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अब हम पॉइंट वाइज सीक्वेंस वाइज आगे चलते हैं। अब समझना आराम से, ये जो हिस्सा है भारत का, इसको हम कह सकते हैं उत्तरी भारत। ठीक है, उत्तरी भारत कह सकते हैं। और ये जो हिस्सा है भारत का, इसको हम कह सकते हैं दक्षिणी भारत, या फिर क्या कह सकते हैं? सोचो, प्रायद्वीपीय भारत। ये जो हिस्सा है अफ्रीका से टूट के ही तो आया है, तो इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इसको उत्तरी भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैदानी भाग है, हिमालय से आने वाली मिट्टियों के द्वारा, चाहे वो जैसलमेर हो गया, जैसलमेर क्या, चाहे मरुस्थल हो गया, चाहे गंगा का मैदान हो गया, ये सारा क्षेत्र जो बना है किससे? तैतीस सागर की स्थिति हुआ करती थी, या हिमालय के द्वारा आने वाली मिट्टियों से बना है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भारत है ये तो नॉर्थ है, ये जो भारत है ये दक्षिण है, या इसको कह दो साउथ है। सिंपल। अब देखो, नॉर्थ भारत है। अब एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था स्टाम्प। क्या नाम था उनका? स्टाम्प। स्टाम्प पेपर नहीं है, स्टाम्प व्यक्ति का नाम है। स्टाम्प हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भारत के अंदर दो स्थितियां मुझे देखने को मिली, दो स्थितियां मुझे देखने को मिली। क्यों? देखो, डायरेक्ट वहीं से बात हो रही है, यहाँ पे आके देख के जाता अगर व्यक्ति, ठीक है, तो वो कह देता कि भारत की जलवायु तो काफी सारी जलवायु है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको दो अब स्थितियां देखने को मिलती है, दोनों स्थितियां की बात अब हम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल हो रहा है, सिद्धांतिक रूप से हम देख रहे हैं। देखना आप, सैद्धांतिक रूप से तो भारत की जलवायु उष्ण भी होनी चाहिए, उपोष्ण भी होनी चाहिए और शीतोष्ण भी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत की जलवायु उष्ण होने के पीछे के जो तर्क हैं वो इस प्रकार हैं कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे भारत के अंदर जो हिमालय की स्थिति है वो स्थिति 8,000 किलोमीटर 8,000 मीटर की ऊंचाई पे मिलती है। 8,000 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे मिलती है। इसके कारण मध्य एशिया, कहाँ पे है मध्य एशिया? भारत दक्षिणी एशिया का हिस्सा है और मध्य एशिया भारत के ऊपर, या साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं। अब हमने पिछली क्लास में आपसे ये कहा था कि हवाएं जब मध्य एशिया से आएगी तो वो हवाएं ध्रुवों से आएगी। और ध्रुव कहाँ पे स्थित है? अभी हमने ये बनाया कि यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ से हवाएं चलेगी और 0 डिग्री विषुवत रेखा की ओर हवाएं बहेगी, क्योंकि हमेशा हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर आएगी। ठीक है, तो जब ये हवाएं इधर आएगी तो अपने साथ ये बर्फीला स्थान होने के कारण काफी ज्यादा ठंडी हवाएं होंगी। लेकिन इनके अंदर पानी होगा या नहीं होगा, ये उस कारण पे निर्भर करता है किस पे, कि रास्ते में कोई समुद्र आ रहा है या इनके नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखना, यहाँ से आने वाली मध्य एशिया की, साइबेरिया से आने वाली हवाएं हिमालय के टकराने के कारण भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उस पर पूरी तरीके से हिमालय फैला हुआ है, तो भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगी।
पहली स्थिति इन्होंने ये बताई कि उत्तरी भारत को शीतोष्ण भी नहीं कह सकते हैं और उपोष्ण भी नहीं कह सकते हैं। कारण मध्य एशिया और साइबेरिया से आने वाली हवाएं भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब ठंडी हवाएं भारत के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी तो भारत के अंदर ठंड बढ़ेगी ही नहीं। किसके अनुसार? स्टाम्प के अनुसार। सारी पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स हैं, हम नोट नहीं करा सकते हैं आपको, लेकिन जैसे ही हम इस क्लास को डालेंगे यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद हमें थोड़ा टाइम लगेगा लिखने के लिए। नोट्स हम लिख लेंगे, अच्छे से टाइपिंग कर लेंगे। जैसे ही हम पूरे नोट्स लिखेंगे, हम ब्लॉग के माध्यम से हमारी साइट पे इसको पूरे नोट्स को ऐसे कैसे डाल देंगे। जैसे ही हम पूरे नोट्स को डालेंगे, फिर आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, या फिर एक पीडीएफ आप खुद बना के, या फिर हम पीडीएफ बना देंगे और हमारे टेलीग्राम पर, जो अभी बनाया नहीं है लेकिन बना देंगे जल्दी, उस पर हम पीडीएफ को अवेलेबल करा देंगे। लेकिन आप नोट्स को एज इट इज़ जैसे हम बोल रहे हैं काफ़ी शानदार तरीके से उनको लिखेंगे और वहाँ पे हम डाल देंगे। जैसे ही क्लास डाली उसके 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर वो नोट्स को भी वहाँ पे डाल देंगे। अब देखना, हिमालय से आने वाली जो हवाएं हैं, बीच में मध्य एशिया से आने वाली जो हवाएं हैं, बीच में हिमालय के आने के कारण हवाएं यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। ये कारण तो इन्होंने बताया किसके लिए? नॉर्थ भारत के लिए। किसने बताया? स्टाम्प ने बताया। इन्होंने कहा कि दूसरी अवस्थिति मुझे ऐसी मिली कि इधर तो है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर है अरब सागर, ठीक है, और यहाँ पे हिंद महासागर। इन्होंने कहा कि कर्क रेखा के नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो गई, चाहे हिंद महासागर हो गया, चाहे अरब सागर हो गया, ये ऐसे स्थान है जो हमेशा उष्ण रहते हैं। कैसे? ये देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री दिखा ना? कौन सी जलवायु है? उष्ण जलवायु। मतलब ये क्षेत्र हमेशा गर्म रहते हैं, ये क्षेत्र हमेशा गर्म रहते हैं और हवाएं यहीं पे दौड़ती भागती रहती है। जब भी यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत ठंडा होने लगेगा, जब भी ठंडा होने की कोशिश होगी, यहाँ से समुद्रों से आने वाली गर्म हवाएं इसे फिर से गर्म कर देगी। किसने कहा? ये स्टाम ने कहा। क्योंकि ये क्षेत्र कैसा है? ये क्षेत्र है ठंडा, सॉरी गर्म है, ये हमेशा गर्म रहेगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ठंडा होने लगेगा क्षेत्र, और ये हवा यहाँ पे गर्म कर देगी। लेकिन स्थिति 3 रेखाओं पे, जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे होगी तब क्या होगा? तब भी उन्होंने ये कहा कि ये जो हिस्से हैं, समुद्र हमेशा गर्म रहेंगे, और जब समुद्र गर्म रहेंगे हमेशा, तो ध्यान रखना कि स्थल खंड जो है वो ठंडा भी काफ़ी फास्ट हो जाता है और गर्म भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन ये जो है, ये गर्म होने में भी काफ़ी समय लगाते हैं और ठंडे होने में भी काफ़ी समय लगाते हैं। जब ये क्षेत्र गर्म ठंडा हो रहा होगा तभी हवाएं इसको गर्म रखेगी, और जब वापस दिन हो जाएगा, वापस धूप आ जाएगी, तो क्षेत्र वापस गर्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये उष्ण होने के कारण की 2 स्थितियाँ ये है कि पहला तो ये स्थिति बनती है कि हिमालय के अवरोध के कारण ये गर्म रहता है, ठीक है, उष्ण रहता है, और दूसरा है समुद्रों की स्थिति के कारण। 2 पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे नोट करके कि स्टाम्प के अनुसार 2 स्थितियां मिलती है, पहला हिमालय का अवरोध और दूसरा भारत, प्रायद्वीपीय भारत तीनों ओर से समुद्रों से घिरा होना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक बार आराम से मैप बना लेना ऐसे कर्क रेखा सेम, फिर एक स्टाम्प का मत लिखना, अब खुद से सोच के लिखो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी जगह छोड़ देना, अगर नोट्स लिखना चाहो तो वो जो पीडीएफ आपको जो कंटेंट मिलेगा वहाँ से ब्लॉग साइट, जैसे ही लिंक ओपन करोगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप आराम से उन चीज़ों को डिटेल में लिख सकते हो, हम डिटेल में लिखेंगे वहाँ पे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने स्थिति बताई भारत की कि उत्तरी भारत ऐसा है और ये प्रायद्वीपीय भारत ऐसा है। प्रायद्वीपीय भारत के तीनों ओर समुद्र है, लेकिन यहाँ पे समुद्र नहीं है, तो ये क्षेत्र तो ठंडा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हिमालय आ गया तो ठंडा नहीं होता है इतना, ठीक है, तो ये स्थिति बनती है। आगे देखते हैं। अब हमको एक पॉइंट और है यहाँ पे, अभी हम जलवायु को समझ रहे हैं कि जलवायु होती क्या और वास्तव में भारत की स्थिति क्या है। क्योंकि जलवायु जो एम भी होती है, जैसे कि वहाँ हमको प्रेशर कितना है, वो सारी चीज़ों को डिटेल में खुल के पढ़ने के लिए हमको ये पूरा भारत समझना अनिवार्य है। तो हमारे आने वाली 2 या 3 क्लासें तो हम सिर्फ इसी पे फोकस रहेगी कि भारत की जलवायु वास्तव में होती क्या है। काफ़ी सारे डेफिनेशन देने वाले लोग भी आएंगे, हम एक क्लास में 10 डेफिनेशन आपको सामने ला के रख देते हैं कि उन्होंने ये कहा कि भारत की जलवायु ऐसी नहीं, ऐसी 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 है, ठीक है, लेकिन मतलब क्या है? समझ में क्या आया? समझ में नहीं आया ना? अब स्टाम्प आपको अच्छे से समझ में आया, क्यों? क्योंकि स्टाम्प की डेफिनेशन बताने से पहले ही हमने 1 घंटे की क्लास पूरी स्टाम्प के ऊपर ही ले ली। तो अब आगे देखते हैं। अब आप समझो, हमारा पॉइंट है जो मानसूनी स्वरूप का कारण, पॉइंट है हमारा मानसूनी
स्वरूप का कारण, इसको समझना। मानसूनी स्वरूप क्या होता है? मानसून क्या होता है? मानसून वही होता है, कभी बारिश आ रही है, कभी ठंड आ रही है, कभी धूप पड़ रही है, कभी ठीक है बाढ़ आ गई, सारी चीजें होती है, मानसूनी है, मानसून पर ही निर्भर करती है। तो हमारा पॉइंट है कि मानसूनी जो स्वरूप है उसका कारण क्या है। देखो यहाँ पे, जब हमने बंगाल की बात की, जब हमने हिंद महासागर की बात की, जब हमने अरब सागर की बात की, इन चीजों की जब हमने बात की, तो हमने आपको क्या बताया कि ये जो क्षेत्र होते हैं ये गर्म रहते हैं। ठीक है, ये बात तो इस टाइम के अनुसार हमने कर ली, लेकिन अब एक चीज और सोचो कि जो सूर्य की स्थिति है वो तो बदलती रहती है, हर 3 महीने में सूर्य की स्थिति बदलती है। कभी यहाँ पे सूर्य रहेगा, कभी यहाँ पे 2 बार रहेगा, और कभी यहाँ पे सूर्य रहेगा, ऐसी स्थिति बनती है। कभी मकर रेखा पे सूर्य रहेगा, कभी 0 डिग्री पे रहेगा, विषुवत रेखा पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कर्क रेखा पे सूर्य रहेगा। ये जो सूर्य की स्थिति यहाँ पे बनती है, तो जब सूर्य कर्क रेखा पे रहेगा, जब सूर्य कर्क कर्क रेखा पे रहेगा, तो सूर्य की किरणें भारत के अंदर लंबवत पड़ेगी। कहाँ तक पड़ेगी? वो कर्क रेखा तक लंबवत पड़ेगी, और इस क्षेत्र में काफी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। लेकिन इधर भी तो तिरछी किरणें पड़ेगी। लेकिन देखो, राजस्थान के अंदर ये जो हिस्सा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत तो नहीं पड़ेगी, कभी भी तिरछी पड़ेगी। लेकिन राजस्थान के अंदर सूर्य की किरणें जब तिरछी पड़ेगी, तो इस चीज को ध्यान रखना आप, इस चीज को ध्यान से सुनना। ये राजस्थान के लिए भी एक क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है, इसलिए हम करेंगे इसको ध्यान से सुनना। अब देखना यहाँ पे, सूर्य की स्थिति ज्यादा से ज्यादा कर्क रेखा तक आ सकती है। सूर्य की स्थिति ज्यादा से ज्यादा कर्क रेखा तक आ सकती है, जो 90 डिग्री लंबवत, जैसे कि मान लो कि ये कर्क रेखा है और ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें लंबवत डायरेक्ट सीधी पड़ सकती है। कर्क रेखा के बाद जो भी राज्य है वहां पे कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ सकती, वो तिरछी ही पड़ेगी। तो ये गंगानगर है राजस्थान का, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा तिरछी किरणें अगर कहीं पड़ेगी तो वो गंगानगर में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लंबवत किरणें नहीं पड़ सकती, लंबवत किरणें सिर्फ कर्क रेखा तक पड़ सकती है, उसके बाद लंबवत किरणें नहीं पड़ सकती है, वो तिरछी ही पड़ेगी। क्योंकि सूर्य, पिछली क्लास में हमने यही कहा था कि सूर्य अपनी धुरी पे घूमता रहता है, मतलब एक चूड़ी रख दीजिए, उसी चूड़ी पे ही सूर्य घूमेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो घूमेगा है लेकिन वहीं घूमता रहेगा। और पृथ्वी भी अपनी ही दूरी पे घूमेगी, जैसे चूड़ी है तो चूड़ी पे ही पृथ्वी घूमेगी, कभी भी वो दिशा चेंज नहीं करेंगे, वो एक दिशा में घूमते रहेंगे। तो एक ही दिशा में जब वो घूमते रहेंगे, तो जैसे ही पृथ्वी झुकी हुई, तो पृथ्वी घूमती हुई सूर्य के जब चक्कर लगाएगी, तो पृथ्वी की 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण पृथ्वी का जो कभी 3 महीने में कभी हिस्सा यहाँ पे होगा, कभी सूर्य का हिस्सा यहाँ पे, चमक यहाँ पे होगी, कभी सूर्य की चमक यहाँ पे होगी, वो झुकी हुई होने के कारण होगी। ये डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं, झुकी हुई होगी। ठीक है, तो कर्क रेखा तक ही सूर्य की स्थिति होती है, उसके बाद सूर्य की तिरछी किरण नहीं पड़ती। लेकिन ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये रेतीला क्षेत्र है, यहाँ पे वनस्पतियां नहीं मिलती है, यहाँ पे कंटीले पेड़ ही हमको मिलते हैं, जनसंख्या काफी कम मिलती है, 46 से 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान तक यहाँ पे पहुंच जाता है। काफी ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण इस क्षेत्र में लो प्रेशर बनता है। जब हवाओं के अंदर पानी नहीं रहेगा, जब हवाओं के अंदर का पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, तब क्या होगा? तब हवाएं हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो लो प्रेशर होगा, मतलब कम दबाव पड़ रहा होगा। जब कम दबाव पड़ रहा होगा तो इस हवा खाली जगह, जब कम दबाव होगा तो हवाएं उड़ने लग जाएगी और ऊपर चल जाने लग जाएगी। जब ये हवाएं खाली करेगी अपनी जगह, तो इस जगह को भरने के लिए बंगाल की खाड़ी, ठीक है, हिंद महासागर, अरब सागर, यहां से हवाएं आएगी। कहां पे? यहाँ पे। कारण क्या है? सूर्य 0 डिग्री पे नहीं है, सूर्य की स्थिति यहाँ पे नहीं है, सूर्य की स्थिति यहाँ पे है। जहां पे सूर्य की स्थिति होगी वहां पे हवाएं कमजोर होगी, हवाएं हल्की होगी, हवाएं ऊपर उठने लगेगी, और वहां से, यहां से हवाएं सूर्य की स्थिति को भरने के लिए आएगी। अब यही सोचना, यहाँ पे वापस इस काम को याद करो कि इधर से हवाएं क्यों नहीं आ रही है। ध्यान रखो, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे स्थिति कौन सी? हिमालय की स्थिति है। अब यहाँ पे व्यापारिक पश्चिमी विक्षोभ की हम बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं इस पॉइंट को हमारी अगली क्लासों के लिए, क्योंकि काफी डिटेल ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये हवाओं के अंदर पानी नहीं है, ये हवाएं आ भी जाएगी तो भी इन हवाओं के अंदर पानी नहीं है, क्योंकि इधर कोई समुंदर नहीं है। तिब्बत का पठार है, यहाँ पे कोई समुंदर नहीं, पानी नहीं है, तो ये हवाएं आएगी भी तो है, लेकिन अपने साथ बारिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन हवाओं में पानी नहीं है। लेकिन यहाँ से आने वाली हवाओं के अंदर पानी है, और
वो यहाँ से होकर यहाँ से घुसे, हिमालय टकराने के बाद उधर नहीं जाएगी, वो यहाँ से होकर दिल्ली तक बारिश कर देगी। अरब सागर से आने वाली हवाएं यहाँ से अरावली के यहाँ से होके इस क्षेत्र में बारिश कर देगी। लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होने के कारण ये अवरोध के रूप में आ जाती है। लेकिन जब सर्दी का मौसम आएगा तब ये हवाएं वापस घूमेगी, तब यहाँ पे बारिश कर देगी। तो ये चीज़ समझ में आई नहीं आएगी। पहली स्थिति जो बनती है मानसूनी स्वरूप का कारण, पहली स्थिति ये बनती है कि कर्क रेखा होने के कारण इधर सूर्य की स्थिति नहीं पहुंच पाती है, लेकिन सूर्य की स्थिति भारत के बीचों बीच होती है। और इस कारण भारत में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ने के कारण लो प्रेशर हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। और लो प्रेशर जब यहाँ पे बन रहा होता है तो यहाँ पे अपने साथ पानी लाती है, और पानी के साथ उत्तर भारत में भी बारिश होती है और दक्षिण भारत में भी बारिश होती है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे इस मानसून को यहाँ से हवाएं इस तरफ आ रही है, तो 0 डिग्री जो है लाइन वो इधर है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो किधर है? वो भारत के इधर है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो हम कहेंगे पश्चिमी दक्षिण मानसून। पश्चिम से आ रही है, दक्षिण से आ रही है, तो हम कहेंगे पश्चिमी दक्षिणी मानसून। इस मानसून को क्या कहा जाता है? पश्चिमी दक्षिणी मानसून। हो सकता है कि इसका एग्जाम्पल कुछ और हो, लेकिन आपको आसान बनाने के लिए हमने 0 डिग्री का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, पश्चिमी दक्षिणी मानसून हम कहेंगे। जो मानसून कब आता है? गर्मियों के समय में आता है। किधर से आता है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से होके आता है। ये मत कह देना कि यहाँ से होकर इधर जा रहा है तो मानसून की दिशा बदल गई, नहीं, हवाओं की दिशा बदली है। अब देखो ये जो टाइम कब है, टाइम पीरियड क्या है, ये आगे की बात है, पहले हम समझ रहे हैं। समझना है यहाँ पे, जैसे ही गर्मियों का मौसम खत्म हुआ और जब सर्दियों का मौसम शुरू होगा तो सूर्य की स्थिति वापस विषुवत रेखा की ओर जाने लगेगी। सर्दियों का मौसम शुरू नहीं होगा, या कर्क रेखा से स्थिति वापस यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगी 0 डिग्री तक। तब तक भारत का मानसून वापस लौटने लग जाएगा, और सूर्य जब स्थिति मकर रेखा पे जाएगी और ठंड का मौसम आएगा, तब इसी ठंड के मौसम में हवाएं काफी तेज रफ्तार के साथ, जहाँ पे लो प्रेशर बन रहा होगा उसको भरने के लिए इधर से जो हवाएं जाएगी वो तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल, इन क्षेत्रों में बारिश करते हुए जाएगी। ये क्षेत्र उस वक्त भी गर्म रहेंगे जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी। ठीक है, इनके लिए ज़्यादा कोई मुश्किलों वाले नहीं होते। ये यहाँ पे ना तो तापमान में ज़्यादा बदलाव होता है ना कुछ होता है, बस ये जो मौसम है हल्के बदलाव होते हैं बस। लेकिन उत्तरी भारत में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हैं। सबसे ठंडा दिन भी देखने को मिलता है, सबसे ठंडी रात भी देखने को मिलती है। मतलब सबसे गर्म दिन भी देखने को मिलता है, सबसे ठंडा दिन भी देखने को मिलता है, लेकिन इस क्षेत्र में आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो एक बार मानसूनी स्वरूप के कारण ये टॉपिक डालना, फिर एक बार समझ लो, अगर कुछ लिख सको तो लिख लेना, बाकी आपको वो कंटेंट मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमने अभी तक आपको ये चीजें बताई, जो इतनी हमने चर्चा की, हमने दो व्यक्तियों के कथन के लिए इतनी चर्चा की। अब आप समझना है यहाँ पे, स्टाम ने कहा कि जो भारत की जलवायु है उष्ण है, जो आपके सामने है कि वो हो ही नहीं सकता है। अब समझो, सबसे ठंडे दिन की हमने बात की, भारत के अंदर सबसे ठंडा दिन है, लेकिन उससे भी उलट आप देखो कि भारत के अंदर बर्फ पड़ रही है। वो भी देखो कि लद्दाख के अंदर मरुस्थल मिल रहा है, जहाँ पे बर्फीला मरुस्थल हमको मिल रहा है। यहाँ पे मरुस्थल मिल रहा है, रेतीला मरुस्थल हमको मिल रहा है। मासिक ग्राम दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। दोनों पश्चिमी तट, हमेशा नमी बनी रहती है, हमेशा नमी बनी रहती है। उष्ण जलवायु में ऐसा संभव है क्या कि हमेशा नमी बनी रहे? बीच का प्रायद्वीपीय भारत देखो, मॉडरेट सम जलवायु हमको मिलती है यहाँ पे, मतलब कि तापमान समान हमको मिलता है। ये क्षेत्र देखो, मैदानी भाग देखो, अच्छी खासी बारिश होती है, अच्छी खासी। कि कौन सी फसल भारत में नहीं हो सकती? आप बताओ कि कौन सी फसल भारत में नहीं हो सकती? सारी फसलें भारत में उगाई जा सकती है। तो इतनी सारी विविधताओं होने के बाद भी अगर कोई भारत के लिए यह कहे कि भारत की जलवायु तो उष्ण है सिर्फ, और दूसरी जलवायु वहां पर नहीं है, तो ये सही बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग भारत में आए जिन्होंने कहा, आप सुनना यहाँ पे, कॉनफोर्ड का जो महत्वपूर्ण कथन था उसको सुनना। भारत की जलवायु के बारे में कहा जा सकता है कि जलवायु के, उन्होंने कहा कि भारत में जलवायुओं के बारे में कहा जा सकता है, ना कि जलवायु के बारे में। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जलवायु के बारे में बात की जा सकती है।
ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारत के अंदर सिर्फ जलवायु उष्ण जलवायु ही पाई जाती है। जो लोग यहाँ पे आके नहीं गए थे और भारत की जलवायु को बता दिया था, वो लोग जब यहाँ पे आए देखने, तब उन्होंने बताया कि ये तो कथन ही गलत था पूरा। उसके बाद नेक्स्ट देखना, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उसको भी सुनना कि बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, मध्य भारत का पठार, उत्तर भारत, भारत में एक नहीं बल्कि कई मौसम प्रणालियां एक साथ काम कर रही है। देखो बंगाल की खाड़ी की बात यहाँ पे की, तटीय की बात की, उसके बाद मध्य भारत का पठार ये बात की, उसके बाद उत्तर भारत इसकी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे अलग जलवायु मिल गई, यहाँ पे अलग जलवायु मिल गई, यहाँ पे अलग जलवायु मिल गई, तो आप कैसे कह सकते हो कि भारत की जलवायु सिर्फ उष्ण है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था, कहाँ गया रे, हाँ, इनका नाम था मार्डसेन, मार्डसेन, ठीक है। इन्होंने भी यही कहा कि अब इन्होंने क्या कहा, जिनकी हमने पहले बात की, नामी कोड, कॉर्नफोर्ड, ठीक है। कॉर्नफोर्ड ने क्या कहा कि भारत की जलवायुओं के बारे में कहा जाता है, जलवायु के बारे में नहीं। लेकिन जो अभी हमने नाम लिया, उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर विश्व की सारी जलवायु पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी जलवायु छूट गई हो, सारी जलवायु विश्व की यहाँ पे पाई जाती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया इसके, वो देख लेते हैं। मरुस्थल, पर्वत, पठारों, तटों, द्वीपों और मैदानों, जो भी चीजें भारत के अंदर पाई जाती है उन सब में जलवायुओं का जो विविधता है वो पाई जाती है। तो अब हम कह सकते हैं, हमारे सामने डेफिनेशन भी और काफी आसान बना भी सकते हैं, कि जिस तरह भारत के अंदर अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है, चाहे वो भाषाओं में हो, चाहे बोलियों में हो, चाहे फिर लोगों की संस्कृतियों में हो, चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो पक्षियों में हो, चाहे वो पेड़ों में हो, भारत के अंदर उसी प्रकार मौसम के अंदर भी काफी सारी विविधताएं पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है, डाइवर्सिटीज पाई जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, काफी डिटेल में हमने बात की है और आपको अच्छे से समझाया है हर चीज को। अभी जलवायु शुरू नहीं हुई, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है इसका, कि किस तरह हम समझ सकते हैं। आगे बात जब भी आगे और डिटेल में जो हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वापस रिवाइज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये चीजें काफी डिटेल में हमको पढ़नी है। ये 3 समुद्रों की जब हमने बात की तो इनका कारण बस यही नहीं है कि यहाँ पे ये क्षेत्र को गर्म कर देते, ठंडा कर देते, नहीं, इनका बहुत बड़ा और भी कारण है, ये हवाओं के अंदर प्रेशर बनाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।